Hello students, today we are going to discuss about Hooke's law. Okay, बच्चों हम लोगों ने हुक्स लॉ के बारे में बात करने से पहले स्ट्रेस, स्ट्रेन, राइट ना, और सर इलास्टिक लिमिट के बारे में मालूम होना चाहिए. पॉइंट क्लियर है? सो बेटा हम जानते हैं कि सर इलास्टिक लिमिट क्या है सर. इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बियॉन्ड इट द बॉडी हैज़ अ परमानेंट डिफॉर्मेशन. ओके, सो आप एक बात ध्यान देंगे. और स्ट्रेस क्या है सर? सर फोर्स पर यूनिट एरिया. पॉइंट क्लियर. और स्ट्रेन क्या है सर? स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन. ओके, सो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जब हुक्स लॉ की बात की जाती है तो हम कहते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. बेटा देखिएगा, विद इन द इलास्टिक लिमिट, बस ये लाइन याद रखनी है. विद इन द इलास्टिक लिमिट, सर विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सिंपल सा है ये, इतना सा. पॉइंट क्लियर. और अगर हम बेटा प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो सर किसी ना किसी कांस्टेंट को तो लगाएंगे. पॉइंट क्लियर. तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है. कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. ओके क्लियर. ठीक. अब बच्चों आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर विद इन द इलास्टिक लिमिट, सर हुक्स लॉ का जो कर्व है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होता है वो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे नेचर का होता है, लीनियर होता है, कर्व होता है, या कुछ और होता है. तो बेटा इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिएगा आपने बार बार ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि y इज इक्वल टू सर mx प्लस सी एक लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है. तो बच्चों आप एक बात बताइएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि सर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो किसी ना किसी कांस्टेंट को लगाएंगे. सो y इज इक्वल टू mx. ओके, और अगर इसी को अगेन मैंने थोड़ा सा और कर दिया तो mx प्लस सी मीन्स ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. पॉइंट क्लियर है. तो बच्चों ये भी तो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन कैसी है? लीनियर लाइन. तो आप ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो इस केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो कर्व बनेगा वो लीनियर लाइन बनेगा. ठीक है. और लीनियर लाइन कैसा सर? जो ओरिजिन से पास होगा, राइट ना. ठीक. तो इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. देखिएगा y इधर है, दैट्स वाई स्ट्रेस किधर आएगा? y एक्सिस पर, और x इधर है. ठीक है. तो इस समय स्ट्रेन क्या आएगा बेटा? इस x एक्सिस पर. पॉइंट क्लियर है. और ये इसका कर्व कैसा आएगा बेटा? सर लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. पॉइंट क्लियर है ये. तो इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे. ठीक है बेटा. सो हमारे पास हुक्स लॉ क्या है सर? विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक. अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा और देखना है कि सर ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है. ओके, लेकिन ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सभी कंडीशंस के लिए, मे बी देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मे बी देयर इज अ एरियल स्ट्रेन, मे बी देयर इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है. लेकिन हम चाह रहे हैं कि सर यहाँ पर केवल एलोंगेशन वाली कंडीशन हमें मिले. ठीक है. तो बेटा एलोंगेशन वाली कंडीशन के लिए यंग्स ने एक थ्योरी दिया. तो अकॉर्डिंग टू द यंग्स, अगर क्या बोला यंग ने बेटा कि सर हमने कोई वायर लिया और उस पर कोई फोर्स लगाया, या सर हमने किसी मटेरियल को हैंग कर दिया, तो भाई m मास का मटेरियल हैंग किया है तो उसका वेट कितना होगा? mg. ओके सर वायर है, सो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है. अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है तो सर इसकी रेडियस होगी, और अगर रेडियस होगी तो बेटा इसका एरिया भी कुछ ना कुछ होगा. तो कितना होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर. ठीक. सपोज कीजिएगा इनिशियली इसकी लेंथ L थी, लेकिन हमने इस मटेरियल को जब हैंग कराया तो उस केस में इसकी लेंथ हो गई सर डेल L प्लस L, या L प्लस डेल L हो गया. पॉइंट क्लियर. तो बेटा स्पेशली जो यंग ने बहुत सारी थ्योरीज दी और प्रैक्टिकल किए, उसके अकॉर्डिंग कि सर यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है उसको हम यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में पढ़ते हैं. तो देखिएगा जरा ध्यान से, when there is a longitudinal strain, longitudinal strain, जब बेटा यहाँ पर longitudinal strain होगा तो stress is equal to gamma into strain. ये
हमारा फॉर्मूला जो है, ठीक है, हुक्स लॉ का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस जो यंग हैं उन्होंने इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स पर बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, उनकी कुछ फिक्स वैल्यूज के बारे में बताया। तो बच्चा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गामा जो है, ठीक है, क्या होगा, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइंट क्लियर? सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चा अगर मैं यहाँ से यंग की वैल्यू निकालना चाहता हूँ या गामा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो गामा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्मॉल बी होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ गामा की जगह पर इसकी यूनिट लाना चाहता हूँ सर, राइट, तो बताइएगा स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है सर, यूनिटलेस। दैट्स वाई यंग मॉडुलस की यूनिट भी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बेटा वही चीज याद है सभी को, है ना बेटा, याद करें इसको प्रॉपर, है ना। चलेगा, अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि सर ये गामा जो है किस पर डिपेंड कर रहा है सर, स्ट्रेस और स्ट्रेन पर, ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपको एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी, सर ये कांस्टेंट है। पॉइंट क्लियर? तो एक और आप ध्यान दें, इस कर्व में अगर हम वापस आते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन में एक लीनियर कर्व है, अगर स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो सर स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, लेकिन कहाँ तक, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो बच्चों एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि गामा की वैल्यू जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करती, इट इज डिपेंड ऑन द मटेरियल, इट इज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। पॉइंट क्लियर? या हम सेकंड थिंग ये भी कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ पर स्ट्रेन को 1 पुट कर दिया जाए तो सर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये भी तो कह सकता हूँ कि सर यूनिट स्ट्रेन जनरेट करने के लिए जितना स्ट्रेस हमने, या यूनिट स्ट्रेन जनरेट करने पर जितना स्ट्रेस लगा है या स्ट्रेस जनरेट हुआ है, वही हमारा क्या है बेटा यहाँ पर, यंग मॉडुलस। ठीक है, तो यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट करने के लिए जितना हमने स्ट्रेस लगाया है वही हमारा क्या है, यंग्स मॉडुलस। तो इस बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग सर यहाँ पे बात आती है कि सर यूनिट स्ट्रेन कैसे जनरेट किया जाए। ओके, सो यूनिट स्ट्रेन जनरेट करने के लिए देखिएगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था सर, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन सर इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन बेटा इनिशियल लेंथ, यही पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सर L फाइनल इज इक्वल टू 2L कर दूं और L इनिशियल इज इक्वल टू 1L कर देते हैं, तो इस केस में हमारे पास स्ट्रेन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि सर यूनिट स्ट्रेन जनरेट करने के लिए जितना स्ट्रेस रिक्वायर होता है वही हमारा यंग्स मॉडुलस है। पॉइंट क्लियर? ठीक, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, है ना, इसको ध्यान रखेंगे, चलेगा। क्लियर हो गया? ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे अगेन आ जाता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सर हमने विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लिया हुक्स के लिए, लेकिन अगर इससे आगे की बात की जाए तब सिचुएशन क्या बनती है, तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे इसको कि सर यहाँ पर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है हमारा, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट तो सर एक लीनियर लाइन बनेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये कर्व की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है बेटा, ठीक है। अब देखिएगा, हमने बोला सर यहाँ ओरिजिन है O है, तो सर यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट होगा A, एक इलास्टिक लिमिट होगी B, और एक बेटा C पॉइंट भी होगा, और मेरे पास D पॉइंट भी आता है, और यहाँ पर अल्टीमेट पॉइंट भी होता है, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, फ्रैक्चर पॉइंट भी होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि हमारे पास ABCDEF, राइट, इतने पॉइंट्स जनरेट हो जाते हैं किसी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ये चेंज भी हो सकता है। जैसे पहले इसको समझते हैं, सर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है, लेकिन ये है प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट और ये है इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट तक बेटा स्ट्रेट लाइन आएगा, उसके बाद इलास्टिक लिमिट यहाँ क्रॉस होगी, और उसके बाद ये बॉडी जो है
अपर यील्ड पॉइंट पर पहुंचेगी, फिर हमारे पास आता है लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक। और ये होता है बेटा इलास्टिक अल्टीमेट पॉइंट, और ये क्या हो जाता है बेटा फ्रैक्चर पॉइंट। देखिएगा, हमने किसी वायर को लेते हैं और वायर को हमने उसको थोड़ा सा फोर्स लगाया, अगर हमने उस पर कम फोर्स लगाया और इलास्टिक लिमिट के विद इन द इलास्टिक लिमिट लगाया तो वो वायर अपनी पोजीशन को रिगेन कर सकता है। लेकिन अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों को क्रॉस कर दिया तो उस वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एक पोजीशन ऐसी भी आती है जिसे हम अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं, सी। यहाँ से बॉडी जैसा आप फोर्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिफॉर्मिंग फोर्स ये अपनी शेप एंड साइज को चेंज कर लेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोअर यील्ड पॉइंट पर आते हैं, डी पर, यहाँ पर ये जो बॉडी है या मटेरियल है अपने आप को स्टेबल कंडीशन में या हार्ड कंडीशन में लाना स्टार्ट करेगा, मतलब रेजिस्ट करना स्टार्ट करेगा डिफॉर्मेशन का, ठीक है। और फाइनली जब हम रिपीटेड फोर्स लगाते हैं तो हमें कुछ अल्टीमेटम मिलता है कि इसके बाद वो बॉडी टूट सकती है, पॉइंट क्लियर। और फाइनली ये बॉडी टूट जाती है। तो ये बात होती है बेटा, हम लोगों ने स्टील वायर वगैरह को तोड़ते हैं, किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो जस्ट हम उसको इस तरीके से फ्लिप करते हैं, रिपीटेड फोर्स लगाते हैं, पॉइंट क्लियर। सो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसके लिए बेटा, तो हम बोल सकते हैं सर ये माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के साथ सर सॉफ्ट मटेरियल, राइट ना, या जितने भी हम गोल्ड या कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर देखते हैं, ठीक है, तो इनकी सॉफ्ट कंडीशन है और ये इनसे वायर भी बनते हैं, ठीक है। तो इनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ कि सर मेरे पास कोई ब्रिटिल मटेरियल है, BRI ब्रिटिल मटेरियल, ओके बच्चा, अगर मेरे पास ब्रिटिल मटेरियल होगा तो ब्रिटिल मटेरियल जैसे आपने मिरर देखा है, मिरर किसका बना होता है सर, ग्लास का बना होता है। ग्लास जो है बच्चा ऐसा है कि उस पर हम फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उस लिमिट क्रॉस होने के बाद वो तुरंत फ्रैक्चर होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि सर लिमिट क्रॉस करने के बाद अपर यील्ड पॉइंट आएगा, लोअर यील्ड पॉइंट आएगा, अल्टीमेटम भी होगा, डायरेक्टली फ्रैक्चर होता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये भी तो कह सकता हूँ कि सर जो मेरे पास मिरर या ग्लास के लिए, राइट ना, किसके लिए, ग्लास के लिए, ग्लास मटेरियल के लिए मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊंगा तो सर इसमें हुक्स लॉ तो आ सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये मैं बोल सकता हूँ इलास्टिक प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट, ये इलास्टिक लिमिट, और डायरेक्टली क्या मिलेगा मुझे, फ्रैक्चर। तो आप ध्यान रखिएगा ये ब्रिटल मटेरियल के लिए, ठीक। और इसको हम बेटा डक्टाइल भी कह सकते हैं, ऐसे मटेरियल जिनसे हम वायर बना सकते हैं डक्टाइल मटेरियल कहलाते हैं, पॉइंट क्लियर। सो बेटा ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है और ये वाला ब्रिटिल मटेरियल के लिए, पॉइंट क्लियर, ठीक है। इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं हुक्स लॉ पर। तो बेटा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू सर स्मॉल ई, या सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो हम इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, ठीक है। तो जनरली इस फॉर्मूले पर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा, ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको आसानी से कर सकते हैं। बताइए फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है बेटा, स्ट्रेस, इसको हमने गामा कर दिया, इसको डेल एल अपॉन एल कर दिया, ठीक। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, यहां से हम दो फॉर्मूले बना सकते हैं। पहला सर गामा निकालना है मुझे, ठीक है, तो इस केस में एफ डॉट एल अपॉन ए डॉट डेल एल, पॉइंट क्लियर, ओके सर फाइन। दूसरा हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, किसका सर, डेल एल का, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ जो होगी उसे एलोंगेशन कहा जाता है, एलोंगेशन, ओके बच्चा। तो एलोंगेशन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, एफ डॉट एल अपॉन ए डॉट गामा, होगा नहीं होगा, पॉइंट क्लियर। सो एलोंगेशन हमारे पास एफ डॉट एल अपॉन ए डॉट ई वाला केस जनरेट होगा, पॉइंट क्लियर, चलेगा। सेम पैटर्न पे अगर बेटा यहाँ पर एलोंगेशन हमें निकालना है, ठीक है, सपोज कीजिएगा एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ओके, सेम मटेरियल उसमें बोला है, सेम मटेरियल, सर टू वायर्स हैं सेम मटेरियल की, दैट्स वाई हम गामा, अगर कोई वायर ए है तो गामा ए इज इक्वल टू गामा बी हो जाएगा, ठीक है, सेम मटेरियल के लिए। सर अगर उसने हमसे बोल दिया सेम लेंथ है तो इसका मतलब बेटा हमारे पास जो वायर थे उनकी इनिशियल लेंथ भी सेम है,
पॉइंट क्लियर। अगर थर्ड थिंग उसने बोल दिया सर सेम चेंज इन लेंथ है या इलोंगेशन है, सो हम कह सकते हैं डेल L1 इज इक्वल टू बेटा डेल L2 होगा। पॉइंट क्लियर। अगर बच्चों देखिएगा हमसे उसने चेंज भी सेम बोल दिया, लेंथ भी चेंज बोल दिया, ये भी सेम बोल दिया, तो इसका मतलब हमारे पास फोर्स और एरिया डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दो ही अकेले बच्चे हैं, अगर ये दोनों में से कोई एक सेम हो जाए तो थर्ड थिंग तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगी बेटा। पॉइंट क्लियर। तो इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर कि अगर ऐसा है कि मुझे दो चीज़ें दे रखी हैं, उनके बारे में मुझे बताया गया है, तो बेटा हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो देखिएगा जे सेम है, कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है, दैट्स वाई मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ सर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला जा सकता है। और अगर टू वायर्स के बारे में इस टाइप की मुझे फंक्शनिंग हो गई है तो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, और दैट्स वाई यहाँ पे बेटा अगर मुझे रेडियस दिया होगा तो R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर कर सकते हैं, या पाई बाई 4 D2 का स्क्वायर अपॉन पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर किया जा सकता है बेटा। बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर। तो इस चीज़ को हम विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि सर ये कटने के बाद मेरे पास क्या बचेगा सर, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R1 या R2 अपॉन R1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों।